हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताने वाला हूं द्रव्यमान और भार के बीच का जो अंतर है, जो डिफरेंस है, उसी के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप लोग बिल्कुल अच्छी तरीके से ये समझ पाइएगा कि जो द्रव्यमान है वो भार से किस तरीके से अलग है, यानी कि दोस्तों द्रव्यमान और भार में कौन कौन सी भिन्नता है, ये सारा चीज़ हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, बहुत सारे ऐसे दोस्तों व्यक्ति होते हैं जो कि किसी वस्तु के द्रव्यमान और भार को एक ही चीज में आंक लेते हैं, एक ही चीज दोस्तों उसको समझ लेते हैं। यानी उनके कहने का मतलब ये होता है कि किसी वस्तु का भार ही उसका द्रव्यमान होता है और किसी वस्तु का द्रव्यमान ही उसका भार होता है, जबकि दोस्तों ऐसा नहीं है। यानी जो द्रव्यमान है वो दोस्तों किसी वस्तु के भार से अलग होता है, उससे दोस्तों वो भिन्न होता है। तो यही चीज आपको दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से समझना है कि आखिर जो द्रव्यमान है वो उसके भार से किस तरीके से भिन्न होता है। तो आइए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, यहाँ बताया जा रहा है द्रव्यमान और भार का जो पहला अंतर है उसमें कि किसी वस्तु में निहित कुल द्रव्यों की मात्रा उस वस्तु का द्रव्यमान कहलाती है। दोस्तों, सबसे पहले आप लोग ये समझो कि आपका जो द्रव्यमान है और जो भार है वो वास्तव में कहलाती क्या है, तभी दोस्तों आप लोग इसके अंतर को समझ सकते हैं। क्योंकि जिसके बारे में हम समझने वाले हैं, जिसके बारे में हम जानने वाले हैं, जब उसके बारे में दोस्तों हमको पता ही नहीं होगा कि वो चीज़ है क्या, तो फिर हम दोस्तों कैसे उसके बारे में जान सकते हैं। ठीक है, तो देखिए द्रव्यमान मतलब, देखिए द्रव्य का मतलब होता है पदार्थ। मैं आपको बताता हूँ, समझिएगा। द्रव्यमान में दोस्तों जो आप द्रव्य देख रहे हैं इसका मतलब होता है पदार्थ। द्रव्य का मतलब होता है पदार्थ। आज जो पदार्थ है दोस्तों वो आपके अणु और परमाणुओं से मिलकर बनी होती है। कोई भी पदार्थ हो आपके इस प्रकृति के, वो अपने अणु और परमाणुओं से मिलकर बनी होती है, जिनके सबसे सूक्ष्मतम कण, जो जिनके सूक्ष्म जो कण होते हैं उन्हें हम लोग परमाणु के रूप में क्या करते हैं, जानते हैं। तो कोई भी पदार्थ अपने जिन वस्तुओं से बनी होती है, जिन दोस्तों कणों से बनी होती है, उसकी जो टोटल मात्रा होती है उसी को दोस्तों उस वस्तु का द्रव्यमान कहते हैं। मैंने क्या बताया कि कोई भी पदार्थ अपने जिन वस्तुओं से, जिन कणों से बनी होती है, उसकी कुल जो मात्रा होती है उस पदार्थ का द्रव्यमान कही जाती है। जैसे कि मान के चलते हैं दोस्तों यहाँ पर कि हमने यहाँ पर जल ले लिया, ठीक है, H2O। तो देखना ये है कि जो H2O हमारा जो जल है वो तो पदार्थ हुआ आपका, जो कि आपके ये दोस्तों पदार्थ की कौन सी अवस्था है, तो दूसरी अवस्था है, भौतिक अवस्था ना। तो ये जो पदार्थ है आपका जल, ये बना किससे है, तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये जो आपका पदार्थ है वो बना हुआ है हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन के 1 अणु के मिलने से। यानी हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन के 1 अणु मिलकर क्या करते हैं, इस जल का निर्माण करते हैं। अगर आप इसको संतुलित करना चाहें तो ऐसे भी क्या कर सकते हैं, यानी H2 प्लस O2, यहाँ हाइड्रोजन 2 गो, यहाँ ऑक्सीजन 2 गो। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 2 लगा देंगे और यहाँ पर 2 लगा देंगे, तो ऑक्सीजन 2 गो हो जाएगा और हाइड्रोजन 4 गो। तो कहने का मतलब है दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं 2 दूनी के 4, यानी हाइड्रोजन के 4 परमाणु और ऑक्सीजन के 2 परमाणु मिलकर जल का निर्माण करते हैं। और इनकी जो टोटल मात्रा होगी वही मात्रा दोस्तों इसके द्रव्यमान के रूप में जाना जाएगा। उसी प्रकार से आपके दोस्तों जितने सारे ठोस आपकी वस्तुएं हैं, जैसे कि आपका लकड़ी हो गया, आपका लोहा हो गया, आपका ईंट हो गया, आपका पत्थर हो गया, आपका कोई दोस्तों खाने वाला कोई चीज़ हो गया, कोई भी अगर चीज़ आप देख रहे हैं जो कि आपके पदार्थ के रूप में हो, जो अपने पदार्थ के स्वरूप को प्रकट करता हो, वो दोस्तों किसी न किसी चीज़ से मिलकर बनी होती है। और उस चीज़ जिससे अगर मिलकर बनी होती है वो चीज़ का जो टोटल मात्रा होता है वही दोस्तों उसके द्रव्यमान के रूप में जाना जाता है। उसी के आधार पर दोस्तों उसकी जो मात्रा का जो मान है वो निकल कर आती है। तो आप ये समझ सकते हैं बिल्कुल अच्छी तरीके से कि जो द्रव्यमान होता है वो किसी वस्तु में नहीं तो कुल द्रव्यों की मात्रा ही कहलाती है। ठीक है, अब जरा हम लोग बात करते हैं भार पर। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर भार से ये समझ सकते हैं कि जो भार का संबंध होता है वो किसी वस्तु पर पृथ्वी के केंद्र द्वारा लगाए गए बल से होता है। यानी कि जब दोस्तों आप लोग यहाँ पर ये समझ गए कि जब किसी वस्तु पर पृथ्वी अपने केंद्र से बल आरोपित करती है तो वो जो बल होता है वो आपके गुरुत्व बल के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों जो गुरुत्व बल है वही आपके भार के रूप में जाना जाता है। यानी कि आपका जो गुरुत्व बल है और जो आपका भार है वो बिल्कुल अलग अलग नहीं है, वो दोनों दोस्तों एक ही है। तो यहाँ पर भार में भी कंडीशन वही
होता है कि अगर कोई वस्तु मान के चलते हैं कि अगर कोई वस्तु मान के चलते हैं ए है, अगर इस ए वस्तु पर अगर पृथ्वी अपने केंद्र की ओर अगर इसे आकर्षित करती है और जिस बल से आकर्षित करती है, तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि जब यह इस वस्तु पर बल आरोपित करेगी तो बल आरोपित करने के कारण इस वस्तु में त्वरण उत्पन्न होगा और पृथ्वी का जो त्वरण होता है उसे हम लोग स्मॉल जी से क्या करते हैं, सूचित करते हैं, जिसका मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो इस हिसाब से दोस्तों जो आपका भार होता है वेट वो निकल कर आता है m गुने जी के रूप में। यानी कि आप जानते हैं कि बल बराबर होता है F बराबर m गुना a। यानी कि अगर सिंपली रूप से आप किसी वस्तु पर बल आरोपित करते हैं तो उसका दोस्तों जो गणना होगा न्यूटन के द्वितीय गति नियम से वो होता है द्रव्यमान गुने त्वरण। लेकिन बात करें गुरुत्व बल के लिए तो गुरुत्व बल में दोस्तों आपका जो F होगा वो होता है F = m गुना g, जबकि भार में भी वही होता है W = m गुना g। तो कहीं ना कहीं जो गुरुत्व बल का जो परिमाण है वो आपके भार के परिमाण के इक्वल हो जाता है। तो आप समझ के रखना कि दोस्तों भार में क्या होता है कि जो वस्तु का द्रव्यमान होता है वो अपने आप से क्या होता है, वो स्वतंत्र होता है। यानी कि दोस्तों पृथ्वी अपने जिस गुरुत्व बल से किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है और उस वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करने में जितना बल आरोपित करना पड़ता है उस बल का परिमाण ही दोस्तों उस वस्तु के भार के रूप में जानी जाती है। आप लोग समझ के रखना। देखिए जैसे कि मान के चलते हैं, आप लोग इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर एक बुक ले लिया, ठीक। जब आप दोस्तों इस बुक को इस पर रखते हैं तो इसका कोई ना कोई दोस्तों खुद का द्रव्यमान होगा जिससे ये आपकी पुस्तक क्या है, बनी हुई है। जिससे भी दोस्तों ये पुस्तक बनी हो तो इसकी जो टोटल मात्रा होगी वो आपके द्रव्यमान के रूप में जानी जाएगी। लेकिन जब इस पुस्तक को आप हाथ पर रखते हैं तो ये जो पुस्तक है वो क्या करता है कि आपके हाथ पर बल आरोपित करता है। हाथ पर बल आरोपित करने का मतलब है कि दोस्तों नीचे की ओर क्या करता है, ये आना चाहता है, ठीक है। लेकिन आप क्या करते हैं कि आप इसके विपरीत दिशा में बल आरोपित करते हैं अपने हाथ से, जिससे कि जो आपका किताब है, जो पुस्तक है, वो बिल्कुल भी नीचे की ओर ना आ सके। तो रीजन यहाँ पर ये है, कारण यहाँ पर ये है कि जो आपका किताब है, जो आपका पुस्तक है, वो नीचे इसलिए आना चाहती है क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ऐसा कारक है नीचे आपका जो कि इसे अपनी ओर बुला रही है। तो इसे दोस्तों जो अपनी ओर बुलाती है वही आपके गुरुत्व बल के रूप में जानी जाती है। जिस परिमाण के साथ आपकी पृथ्वी इस वस्तु पर जितना बल आरोपित करती है उतना ही बल दोस्तों ये जो आपका बुक है वो भी उस पृथ्वी पर उतना ही आरोपित करती है, समझे। तो जिससे आपका ये क्या होता है, जिससे दोस्तों आपका जो बुक है वो अपने भार के गुण को प्रदर्शित करता है। अगर हम इसके द्रव्यमान को बढ़ा दें, जब तक ये वस्तु दोस्तों मान के चलते हैं अगर ये हल्की है, जैसे मान के चलते हैं कि इस वस्तु का अगर भार अगर आपका आधा किलो है, आधा किलो, तो दोस्तों आधा किलोग्राम के हिसाब से जो पृथ्वी होगी इस पर जितना बल आरोपित करेगी उतने ही बल के परिमाण के साथ जो आपका किताब होगा वो आपके हाथ पर क्या करेगा, बल आरोपित करेगा, जिससे दोस्तों आपको कम भार का क्या होगा, एहसास होगा। लेकिन जैसे ही अगर इस पुस्तक का द्रव्यमान बढ़ जाए, जैसे कि मान के चलते हैं अगर एक पुस्तक के ऊपर एक पुस्तक और रख दे, फिर एक पुस्तक और रख दे, फिर एक पुस्तक और रख दे, फिर एक पुस्तक और रखते हैं, मान के चलते हैं दोस्तों कि इसी प्रकार से हम क्या करते हैं 20 पुस्तक रख देते हैं। तो 20 पुस्तक रखने पर अगर एक पुस्तक आधा किलो का होगा तो 20 पुस्तक रखने पर इसका जो भार होगा टोटल का टोटल आपके हाथ पर पड़ने वाला वो हो जाएगा कितना, 10 किलो। तो अब देखिए जब जैसे ही इसका दोस्तों आपका द्रव्यमान बढ़ गया बुक का, क्योंकि मैंने बताया था कि वस्तु का जो द्रव्यमान होता है अगर वो बढ़ेगा तो पृथ्वी द्वारा लगाए गए बल का जो परिमाण है वो भी बढ़ेगा, क्योंकि 1 किलोग्राम की वस्तु पर जो पृथ्वी होती है वो 9.8 न्यूटन का बल आरोपित करती है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर 10 किलोग्राम की कोई वस्तु अगर हो गई तो कहीं ना कहीं जो आपकी पृथ्वी है वो क्या करेगा कि उस वस्तु पर 98 न्यूटन का बल आरोपित करेगा, यानी कि 98 न्यूटन के बल से उस वस्तु को अपनी ओर खींचेगा। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आप अपने हाथ से उसको नीचे नहीं जाने दे रहे। ये जो किताब है जितने बल के परिमाण के साथ पृथ्वी इस किताब को अपनी ओर खींच रही है, ये जो किताब है वो भी क्या करता है कि पृथ्वी पर उतने ही परिमाण के साथ बल आरोपित करती है। यानी आपके हाथ पर भी क्या करता है कि वो उतना ही दोस्तों क्या करता है, बल आरोपित करता है, यानी 98 न्यूटन का बल आरोपित करता है। तो दोस्तों उस स्थिति में आपकी जो बुक का जो समूह है वो इतना भारी लगने लगता है कि आपका जो हाथ है वो इसे उठाने में असक्षम हो जाता है, असमर्थ हो जाता है, नहीं उठा पाता, यानी आपको भार का एहसास होता है। तो ये होता है भार में कंडीशन। और ये सारा का सारा जो चीज है, सारा का सारा दोस्तों जो कंडीशन है वो आपके किस पर डिपेंड कर रहा है, तो आपके गुरुत्वीय त्वरण पर और वस्तु के द्रव्यमान पर। तो देखिए वस्तु के द्रव्यमान तो दोस्तों सेम ही रहेगा। मान के चलते हैं कि अगर हम वेट निकाल दें, वेट इक्वल टू m गुणे g, तो ये दोस्तों का सेम ही रहेगा, क्योंकि अगर हम w बराबर लिखेंगे m गुणे g डैश
डैश, तो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए द्रव्यमान तो वही है, यानी मान के चलते हैं कि किसी जगह पर वस्तु का जो द्रव्यमान है वो m है, और मान के चलते हैं किसी और जगह पर माने पृथ्वी पर वस्तु का द्रव्यमान m है, और किसी अन्य जगह पर भी वस्तु का द्रव्यमान का बदल जाएगा कि m ही रहेगा, लेकिन जगह चेंज होने के कारण, स्थान चेंज होने के कारण हो सकता है कि आपके जो गुरुत्वीय त्वरण है उसका मान बदल जाए। तो हमने यहाँ पर लिख दिया है g डैश। तो गुरुत्वीय त्वरण का मान बदलने के कारण जो आपका भार होगा वो भी दोस्तों क्या होगा, बदल जाएगा, यानी वस्तु का जो भार होगा वो आपके g डैश के हिसाब से क्या होगा, प्राप्त होगा। ठीक है, आप लोग समझ कर रखना। तो इस प्रकार से आपका जो पहला गुण है वो खत्म हो चुका। देखिए किसी वस्तु का भार एक बल है जो कि पृथ्वी द्वारा लगाया जाता है। बात करते हैं हम लोग 2 नंबर में। इसमें बताया जा रहा है किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप होती है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, यानी कि जो वस्तु अपने जितने द्रव्यमान की होती है, यानी किसी वस्तु का द्रव्यमान जितना ही अधिक रहता है उसका जड़त्व भी उतना ही अधिक रहता है, किसी वस्तु का द्रव्यमान जितना ही कम रहता है उसका जड़त्व भी उतना ही कम रहता है। और इसे दोस्तों हमने बिल्कुल अच्छी तरीके से पिछले वाली वीडियो में आप लोग के लिए बता दिया था कि आप लोग किसी वस्तु के जड़त्व और उसके द्रव्यमान के बीच का जो रिलेशनशिप है उसे आप किस तरीके से समझ सकते हैं ना। अब इसमें देखिए बात करते हैं हम लोग 2 नंबर में। इसमें बताया जा रहा है किसी वस्तु का भार पृथ्वी द्वारा लगाया गया गुरुत्व बल का माप होता है, यानी कि जितना भार दोस्तों आपके वस्तु का निकल कर आएगा तो कहीं ना कहीं दोस्तों जो गुरुत्व बल होगा वो भी दोस्तों आपके उस वस्तु के भार के परिमाण के बराबर ही होगा। यानी किसी वस्तु का जो गुरुत्व बल है और जो उसका भार है वो अलग अलग नहीं है, यानी कि उस वस्तु के गुरुत्व बल के परिमाण के बराबर ही उस वस्तु का भार प्राप्त होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग किसमें। देखिए यह एक अदिश राशि है। क्यों दोस्तों, क्योंकि द्रव्यमान का जो संबंध होता है वो उसके केवल परिमाण से होता है, बिल्कुल भी दिशा से नहीं होता। क्योंकि मैंने आप लोग को बताया था अगर आप किसी भी चीज़ को अगर आप तौलने के लिए जाते हो, जैसे कि चीनी हो गया, आटा हो गया, प्याज हो गया, आलू हो गया या अन्य कोई दोस्तों वस्तु हो गया, जब आप उसे तौलने के लिए जाते हो तो तौलने में दोस्तों आप उसे दिशा का निर्देशन नहीं कराते कि हमें आप आधा किलो चीनी ऊपर दिशा की तरफ दीजिए या नीचे दिशा की तरफ करके दीजिए, ऐसा नहीं बताते। आप डायरेक्टली दुकान पर जाते हैं और आप उनसे बोलते हैं भैया जी हमको 2 किलो आप चीनी दे दीजिए। वो क्या करता है कि अपने तराजू के माध्यम से आपको 2 किलोग्राम जो चीनी है वो तौलकर आपको दे देता है। इसमें बिल्कुल भी दोस्तों कोई भी दिशा का निर्देशन नहीं किया जाता, यानी जो द्रव्यमान का संबंध है वो बिल्कुल भी दिशा से लेना देना नहीं है कि आप उत्तर दिशा तरफ हमको 2 किलो चीनी तौल कर दीजिए या आप हमें पश्चिम दिशा की तरफ से 2 किलो जो चीनी है वो आप हमको तौल कर दीजिए। तो इसमें दिशा की गणना बिल्कुल भी नहीं होती ना, इसीलिए यह क्या है, एक अदिश राशि। अब बात करते हैं हम लोग भार में। तो दोस्तों अब देखिए भार का मतलब होता है कि किसी वस्तु पर पृथ्वी द्वारा लगाया गया बल। तो दोस्तों अब आप यहाँ पर यह समझो कि आखिर जो पृथ्वी है वो वस्तु पर किस तरफ बल आरोपित करती है। तो दोस्तों आपको पता है कि किसी वस्तु पर जो पृथ्वी है वो अपने नीचे की ओर बल आरोपित करती है, यानी नीचे की ओर क्या करती है, किसी वस्तु को वो खींचती है, यानी उसकी एक दिशा मिल रही है आपको। जैसे कि न्यूटन बैठे हुए थे तो जो फल गिरा था पेड़ से वो कहाँ गिरा था, तो नीचे की ओर, यानी उसकी जो दिशा थी वो दोस्तों प्राप्त हुई थी किस तरफ, तो नीचे की तरफ। अगर मान के चलते हैं कि हम ये मार्कर लिए, अगर इस मार्कर को ऊपर किए तो ये मार्कर फिर क्या हुआ, नीचे आ रहा है, यानी अपनी एक दिशा को सुनिश्चित कर रहा है। अपने दिशा को सुनिश्चित करने के कारण दोस्तों आपका जो भार है वो कहीं ना कहीं किस रूप में आता है, तो आपके सदिश राशि के रूप में आता है। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो आपका गुरुत्व बल है F वो आपके बराबर होता है वस्तु के भार के। तो जब आपका जो बल है जब ई होता है सदिश राशि, तो जो आपका भार है वो अदिश कैसे हो सकता है, ये भी कहीं ना कहीं क्या होगा, ये आपका सदिश राशि होगा। तो दोस्तों आप लोग समझ के रखना कि भार में किसी वस्तु के परिमाण के साथ उसकी दिशा का भी गणना किया जाता है, इसलिए जो भार है वो आपका एक प्रकार का सदिश राशि है, जबकि द्रव्यमान बिल्कुल भी सदिश राशि नहीं है, इसमें बिल्कुल भी दोस्तों दिशा की गणना नहीं की जाती। आगे बोला जा रहा है 4 नंबर में, किसी भी वस्तु का द्रव्यमान सर्वत्र समान होता है, जो कि मैंने आप लोग को इसके पिछले वाले वीडियो में बताया था। आप दोस्तों किसी भी स्थान पर चले जाइए, इसका दोस्तों जो द्रव्यमान है वस्तु का वो बिल्कुल भी नहीं बदलता। आपके गुरुत्वीय त्वरण के कारण आपका जो भार होता है वो भले बदल जाता है, लेकिन आपका जो द्रव्यमान है वो नहीं बदलता। जैसे कि मान के चलते हैं कि आपके पृथ्वी पर जो भार है, द्रव्यमान नहीं बोल रहे हम, भार है वो कितना है, 30 किलोग्राम। ठीक है, यानी पृथ्वी के लिए आपका जो भार है वो है 30 किलोग्राम। लेकिन जैसे ही दोस्तों अगर आप लोग चंद्रमा पर जाओगे तो चंद्रमा पर जानते हैं आपका भार कैसा होता है, आपका जो भार होता है वो 1/6 भाग हो जाता है। कहाँ पर, तो चंद्रमा पर। तो देखिए 30 किलोग्राम गुना 1/6, ये जानते किसका हो गया, 6×5 = 30,
5 किलोग्राम। तो ये दोस्तों आपके चंद्रमा पर का भार हो गया, यानी जब आप चंद्रमा पर जाओगे ना तो आपका जो वजन है, जो आपका भार है वो दोस्तों आपका 5 किलोग्राम होगा। लेकिन आपका जो द्रव्यमान होगा वो कहीं ना कहीं आपका सेम ही होगा। जैसे आप देख सकते हैं F बराबर mg और फिर F डैश, इसको दोस्तों हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं यहाँ पर भार के रूप में, ठीक है, यहाँ पर ऐसे, और ये हो जाएगा जी डैश। तो देख सकते हैं कि गुरुत्वीय त्वरण बदलने से आपका भार बदल जाएगा, ठीक है, लेकिन दोनों स्थिति में जो द्रव्यमान है वो सेम है। यहाँ जो द्रव्यमान है वो बिल्कुल भी नहीं बदल रहा है। तो द्रव्यमान ना बदलने की स्थिति हम लोग ये बोलेंगे कि किसी भी स्थान पर जो वस्तु का द्रव्यमान होता है वो सेम ही रहता है, वो दोस्तों बिल्कुल भी नहीं बदलता। लेकिन स्थान परिवर्तन के कारण, स्थान चेंज हो जाने के कारण अगर बात करें उसके भार का, तो उसका जो भार होता है वो बदल जाता है। किसके कारण? तो उस वस्तु के गुरुत्वीय त्वरण के कारण, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग कहाँ पर दोस्तों, किस वस्तु के, समझ के ना, किस वस्तु के, जो वस्तु आपके उस सतह पर उपस्थित रहती है, ठीक है। अब देखिए हाँ, ये गुरुत्वीय त्वरण है, तो ये गुरुत्वीय त्वरण किसका है, ये गुरुत्वीय त्वरण दोस्तों जिस वस्तु को पृथ्वी अपनी ओर आकर्षित करती है, खींचती है, उस वस्तु का यह गुरुत्वीय त्वरण है, समझे। अब जरा हम लोग क्या करते हैं, बात करते हैं इधर, एक वस्तु का द्रव्यमान दंड तुला द्वारा मापा जाता है। दंड तुला मतलब तराजू द्वारा। इसमें दोस्तों जो दंड तुला होता है उसमें एक तरफ आपका तौलने वाली वस्तु को रखा जाता है और दूसरी तरफ इसकी माप की गणना करने वाला बाट को रखा जाता है, जिसे हम लोग बटखारा के रूप में क्या करते हैं, जानते हैं। और इस तरीके से हम क्या करते हैं, किसी वस्तु के द्रव्यमान को तौल कर हम उसका मापन करते हैं। तो आप समझ कर रखना कि अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान अगर दोस्तों निकालना हो, इसका गणना करना हो, तो उसके लिए हम लोग दंड तुला का प्रयोग करते हैं, यानी कि तराजू का प्रयोग करते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि दोस्तों दंड तुला के प्रयोग से क्या होता है, अगर आप तराजू ले लोगे, ये तराजू हो गया, तो जैसे आप तराजू ले लोगे ना, तो तराजू पर जब समान परिमाण के साथ दोस्तों दोनों पलड़े में अगर आपकी वस्तुएं रहती हैं, जैसे कि इधर 5 किलोग्राम का कोई वस्तु है, इधर 5 केजी का मान के चलते हैं कोई दोस्तों आपका बाट है, ठीक है। तो दोस्तों उस स्थिति में आप ये देख सकते हैं कि जब दोनों का द्रव्यमान सेम हो गया, तो दोनों का द्रव्यमान सेम होने के कारण जो आपकी पृथ्वी है वो क्या करेगा कि इन दोनों पलड़ों पर समान रूप से गुरुत्व बल लगाएगा। मैंने बताया था कि जब F1 बराबर F2 अगर हो जाएगा तो कहीं ना कहीं M1 जो होगा वो M2 के बराबर हो जाएगा, यानी दोनों वस्तु का जो द्रव्यमान होगा वो आपस में बराबर हो जाएगा। और बराबर होने के कारण क्या करते हैं, हम एक वस्तु का जो द्रव्यमान है उसे हम लोग बाट की सहायता से माप कर उसे हम लोग देते हैं, ठीक है। आगे देखिएगा, इसमें बताया जा रहा है एक वस्तु का भार कमानीदार तुला द्वारा मापा जाता है। जैसे कि दोस्तों आपका गैस सिलेंडर हो गया, आप लोग देखे होंगे कि जब आप लोग मतलब जाते हैं दुकान पर मतलब तौलने के लिए कि कितना हमारा गैस है, तो गैस को मापने के लिए वो क्या करते हैं कि एक कमानीदार तुला का प्रयोग करते हैं। कमानीदार मतलब उसमें स्प्रिंग लगी रहती है, स्प्रिंग, यानी कि क्या करेगा, टंकी में फंसा देगा, उसको लटका देगा, और टंकी क्या होगा वो दोस्तों नीचे की ओर लटकेगा, है ना, नीचे की ओर उसको लटका कर क्या करता है, खींचता है कि कितना किलो हुआ, और उस हिसाब से देखेगा कि आपका जो गैस है उसका भार कितना निकल कर आता है। तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं, किसी वस्तु का जो भार है उसको निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि कमानीदार तुला का प्रयोग हम लोग करते हैं, ठीक है। अब तो बहुत सारे दोस्तों आपका जो इंडिया है, आपका जो दोस्तों दुनिया है वो डिजिटल हो चुका है, तो अब तो बहुत सारे दोस्तों ऐसे क्या हो चुके हैं, उपकरण निकल चुके हैं जो कि आपके भार की गणना बिल्कुल अच्छी तरीके से कर सकते हैं ना। आगे बात करते हैं हम लोग 6 नंबर में। इसमें बताया जा रहा है स्थान के परिवर्तन से जो द्रव्यमान है वो बिल्कुल नहीं बदलता। तो मैंने आप लोग को बता दिया कि चाहे स्थान कोई भी हो, वस्तु का जो द्रव्यमान है वो सेम ही रहेगा, वो बिल्कुल नहीं बदलेगा। लेकिन स्थान के बदल जाने से जो वस्तु का भार होगा वो बदल जाएगा। मैंने बताया था कि अगर आपके पृथ्वी पर भार अगर 30 किलोग्राम है, तो वही दोस्तों आपके चंद्रमा पर जो भार होगा वो हो जाएगा 5 किलोग्राम, क्योंकि दोस्तों आपके चंद्रमा पर जो भार होगा वो आपकी पृथ्वी के भार से 1/6 भाग होगा। मैंने समझाया। अब जरा हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर मात्रक का। तो दोस्तों अगर हम बात करें द्रव्यमान के एसआई मात्रक का, तो वो होता था किलोग्राम, आप लोग को पता ही है। अगर बात करें हम लोग भार के एसआई मात्रक का, तो वो होता है न्यूटन। न्यूटन इसलिए होता है क्योंकि जो भार होता है वो आपके गुरुत्व बल के बराबर होता है, यानी W जो होगा वो बराबर होता है F के। F यानी बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन, तो कहीं ना कहीं जो आपका भार है उसका भी एसआई मात्रक हो जाएगा न्यूटन। तो इस आधार पर दोस्तों आप लोग द्रव्यमान और भार को बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी कि आखिर हम लोग द्रव्यमान और भार के बीच का जो डिफरेंस है उसमें हम लोग किस तरीके से
अंतर को समझ सकते हैं, इसके बीच की जो भिन्नता है उसको हम लोग जान सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, इस वीडियो के माध्यम से आपने द्रव्यमान और भार को बिल्कुल अच्छी तरीके से समझा है, तो प्लीज़ आप मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और पसंद आए तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।